स्कूल में एआई। कक्षा 3 से 8 के लिए नया पाठ्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। इसे औपचारिक रूप से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यह पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के अनुरूप है। यह पाठ्यक्रम 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा और इसका उद्देश्य छात्रों में प्रारंभिक स्तर से ही एआई की समझ और कौशल विकसित करना है ताकि उन्हें डिजिटल युग के अनुरूप तैयार किया जा सके। पाठ्यक्रम का उद्देश्य। इस पहल का लक्ष्य छात्रों को एआई रेडी लर्नर्स के रूप में तैयार करना है। इसके तहत बच्चों में तार्किक सोच, लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न पहचान, पैटर्न रिकॉग्निशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी जैसे कौशल विकसित किए जाएंगे। पाठ्यक्रम की मुख्य रूपरेखा। यह पाठ्यक्रम कंप्यूटेशनल थिंकिंग को आधार बनाकर तैयार किया गया है। इसमें छात्रों को समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, डिकम्पोजिशन, पैटर्न पहचानना, आवश्यक जानकारी को अलग करना, एब्स्ट्रैक्शन और क्रमबद्ध समाधान तैयार करना, एल्गोरिथमिक थिंकिंग सिखाया जाएगा। इन कौशलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की नींव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही छात्रों को यह भी समझाया जाएगा कि एआई का दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग होता है। चरणबद्ध कार्यान्वयन। पाठ्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कक्षा 3 से 5 इसे गणित और द वर्ल्ड अराउंड अस जैसे विषयों के साथ जोड़ा जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति अपनाई जाएगी जिसके लिए लगभग 50 घंटे का अध्ययन समय निर्धारित किया गया है। कक्षा 6 से 8 छात्रों को प्रोजेक्ट आधारित अध्ययन के माध्यम से एआई के बुनियादी सिद्धांतों से परिचित कराया जाए, जिसके लिए लगभग 100 घंटे का अध्ययन समय निर्धारित है। शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन प्रणाली। शिक्षण पद्धति को व्यावहारिक और सहभागितापूर्ण बनाया गया है, जिसमें गणितीय खेल, पहेलियां, समस्या समाधान आधारित गतिविधियां, समूह कार्य और चर्चा शामिल है। मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। कक्षा 3 से 5 गतिविधियों, कक्षा कार्य और अभ्यासों के आधार पर मूल्यांकन। कक्षा 6 से 8 प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और प्रस्तुतियों के आधार पर आकलन। इसके साथ ही टीचर ऑब्जर्वेशन का भी उपयोग किया जाएगा। अब क्या याद है के बजाय क्या कर सकते हैं पर अधिक जोर दिया जाएगा। नैतिक उपयोग पर जोर। पाठ्यक्रम में तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत छात्रों को एआई में संभावित पक्षपात, बायस की पहचान, जानकारी की सत्यता की जांच और तकनीक के सुरक्षित उपयोग के बारे में सिखाया जाएगा ताकि वे रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स बन सकें। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इसे केवल एक शैक्षिक सुधार नहीं बल्कि मानव क्षमता में एक राष्ट्रीय निवेश बताया है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना और उनमें नवाचार की भावना विकसित करना है। इसके साथ ही ये पहल छात्रों को उभरती तकनीकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाते हुए व्यापक रूप से शिक्षा के स्वरूप में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संदर्भ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को इस पाठ्यक्रम को लागू करने के निर्देश दिए हैं, जबकि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने इसे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुरूप विकसित किया है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या चीजें, व्हाट इज द रीजन, ये सब ना है तो कोई खास फेल किया होगा। भाई ये तो
क्योंकि अब ये फैशन की सी चीज हो गई वैसे तो, अगर अपन देखें तो एआई भी इसमें इम्प्लीमेंट करें तो ये भी एक फैशनेबल सी चीज है। अब इसकी एक्चुअल में तो इनको खुद को भी एआई का तो कुछ कि क्या है क्या नहीं है, उसके क्या खतरे हैं या उसकी क्या संभावनाएं हैं या क्या चीजें, उनका भी सेंस नहीं है। तो दूसरे ये इम्प्लीमेंट करें भी किस तरीके से। सारे सारे स्कूल सेंट्रल बोर्ड से नहीं, हाँ, राजस्थान को सर। बंद वाली क्या है अभी तो है। हाँ, नहीं, सेंट्रल बोर्ड की स्कूल है उनके पास हाँ है स्कूल। मेरे में बात तो आगे एक्चुअली करा तो नहीं पता लोग या तो कोई नहीं है बिल्कुल प्रैक्टिकल में करेगा तो देर हो। मेन स्ट्रेस तो एआई ने कई उपयोग मिले हमको ही हम्म। क्योंकि या जो कन्वेंशन तो है दिल्ली में सेशन हो रहा तो हम मेन बात है कि डीपर चीज आओ तो हिंदुस्तान के लिए जाओ भी मन वो तो पश्चिम से जो चीज आवे हम के एक्चुअली भोगो को तुम्हारा कई काम में लेकर आपको वर्किंग में या इम्प्रूव सीड आया वो आया जीएम जो है मैंने ये तो लेना ही चाहा था और किसान आज का निदान है नहीं वेस्ट जो भी आवे मैंने सारे वेस्ट आके दिए या फिर रुपये करने लगे अब अपने विचार की बात की एआई जो है ऐसी उपयोगिता हर चीज में बढ़ने को के परिणाम करे तो यह सोच ये थोड़ा बहुत काम में लेके देखियो आजकल तो हर चीज के अंदर ही मतलब इंटीग्रेट कर गया है ये तो। हाँ हाँ तो मोबाइल वगैरह भी ऑटोमेटिकली, जो चाहे भी कैमरा हो या ऐप हो, वो सब ऑटोमेटिकली ही भी तरीके से ही है, बाय डिफॉल्ट ही। कि आप फोटो ले रहे हो तो भी वो खुद ही उसको रिकॉग्नाइज भी कर लेगा, फेस भी रिकॉग्नाइज कर लेगा, वॉइस रिकॉग्निशन हो जाएगा। वो तो बाय डिफॉल्ट ही है ही। सर्च इंजिन्स हैं बाय डिफॉल्ट, वो उसी तरीके से हैं। आप सर्च करोगे वो उस तरीके से है। ऐसे ही करो हाँ, वो सारी है इस। अगर कोई समस्या है साहब कोई आर्टिकल लिखो से मैंने वो टॉपिक दे दे वो बढ़िया लिख के देती है लिखना नहीं, वो तो खाली, वो तो उसको आप टेक्स्ट दे दो, उसके ऊपर वो संवाद तैयार कर देगा, वीडियो तैयार कर देगा। जैसे आप प्रसारण कर रहे हो, डायलॉग्स बना देगा। अपना पर्यावरण का जैसे आर्टिकल हमने उसको दिया, जो अपन ने एनवायरनमेंट का, उसको जैसे अपन ने दिया तो उसको ये बता दो इतनी देर का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, लैंग्वेज बच्चों के हिसाब की चाहिए या कैसी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली उसके जो चीजें हैं वो तैयार कर देगा। हाँ, ये अलग अलग हैं। वो उसके वीडियो बना देगा, वो उसके, आप अगर कार्टून बनाना चाहो कार्टून कैरेक्टर्स, मतलब जो चाहो सो वो उस तरीके के बना देगा। ये कह रहे हैं एनसीईआरटी आरटी में अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टेट बोर्ड्स में तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आ ही जाएगा वो। हाँ नहीं वो तो आए तो आना ही थोड़ा सा ये कह रहे हैं उसका थर्ड या फिफ्थ से स्टैंडर्ड पे अभी तो, क्या बच्चे का बेस है क्या इस चीज का, और इम्प्लीमेंट करें कैसे इस। तो इस पे अपने को थोड़ा गहराई से बात करनी चाहिए कैसे कर रहे हैं वो तो चीज माइनर बातें हैं कर लेंगे मान लो गहराई से ये बेसिक एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन मानो 5वीं क्लास तक। तो जब तक बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है बच्चे की तो उसको एआई में डालना क्या ठीक। 3rd to 8th, 6th to 8th इज ओके। ये एक्चुअली इसका सेंट्रल लेवल पे भी इसकी डिस्कशन चल रही है। तो प्रेशर बहुत है इसको इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि जो नई चीजें जितनी नई टेक्निक्स आ रही है उसका गवर्नमेंट पे प्रेशर है। उसका गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि नई टेक्निक्स को आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरह फॉलो करो। हम्म।
ये गवर्नमेंट का प्रेशर है। ये प्रेशर है क्योंकि आजकल हर चीज कमर्शलाइज हो रही है बहुत। 14-14, 15-15 साल के बच्चे अब देखो भी तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर हाँ, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ में उनका अपना बिजनेस चल रहा है, सिर्फ 9th क्लास चल रहा है। उन चीजों के लिए ये एआई और चैट जीपीटी और इन चीजों की बहुत जरूरत है। क्योंकि बेसिकली जो डिग्री होती है उनको बिजनेस में ला दिया जाता है और बाद में जाके हो जाता है। स्टार्ट तो बहुत अर्ली कर लेते हैं, हम्म, स्टार्ट तो बहुत अर्ली कर लेते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इंडिया में बीपीओ बिजनेस। सारा रात की शिफ्ट में चलता है बीपीओ बिजनेस। बीपीओ इज कंसल्टिंग बिजनेस, टेलीकॉलिंग। आपको कॉल करती है इंश्योरेंस के लिए, देखिए क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए। इसमें छोटे बच्चों को ले लेते हैं वहां। छोटे बच्चे को 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को 20,000 रुपये महीना मिलने लग जाता है, वो आप सही नहीं है। मेरे को मैं तो क्या करता है वो? उसको 15-20 हजार रुपए मिलने शुरू हो गए। अब वो न तो आगे जाने की सोचता, उसके लिए वो हो गया, वहीं रुक गया वो। देखिए ये सारे इफेक्ट जो है ना, आदमी एनालाइज करते हैं तो बिजनेस के इफेक्ट, बिजनेस कैसे होगा, आदमी का करियर क्या होगा, ये बातें ही सोचते हैं। तो ये बातें सोचना ही आप सारी प्रॉब्लम को, कि आप गए ही नहीं गए, ये आपको की जो नेचुरल कैपेसिटीज है माइंड की, भाई अगर आप कोई आदमी है, सब कुछ आप उससे पूछ पूछ के करते हो, तो आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ तो कुछ होनी ही नहीं। ठीक है, और वो आदमी हर चीज का जानता हो, सारी चीज सूचना, और वो आप बताओ ऐसा है वैसा है, तो आप नेचुरली निकल सकते ही नहीं उसमें से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एआई की जो वर्किंग है वो ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को सब्स्टिट्यूट कर देगी। बिल्कुल भाई देखो, है ना, एसेंशियल बात तो ये बनाया ही इसीलिए, है। बनाया ही इसीलिए। हाँ, तो अब इसमें फंडामेंटल बात जो है ये कि ह्यूमन ब्रेन तो काम करता है, कुछ भी करता है, आपके अंदर अंतरात्मा है, ठीक है ना, तो वो आपकी थिंकिंग आएगी तो भी आप बोलेंगे ये तो मैं नहीं करूंगा, कंक्लूजन निकाल लिया पर ये तो मैं नहीं करूंगा। कोई भी डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा जल्लाद भी अगर मनुष्य है वो, तो वो कहते नहीं ये काम तो बदल, यहाँ ये चीज नहीं है, इसमें खाली सूचना आधार पर है ह्यूमन न्यूरॉन, पर इसमें वो एलिमेंट आता ही नहीं है। तो बिना सोल के अगर मनुष्य हो, मतलब राक्षस असुर ये हो, तो वो बड़े स्मार्ट वो हो सकते हैं, किस तरह का निर्माण समाज का होगा वो आप सोच सकते हो, वो कैसा होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। बच्चों का करियर क्या होगा नहीं होगा वो करेंगे, ये बातें तो माइनर बातें हैं। दूसरा ये एआई 100% करेक्ट भी नहीं है, है? ये 100% ठीक नहीं है। नहीं, 100% क्या 5% भी ठीक नहीं है। नहीं, इनकी इंफॉर्मेशन में ठीक नहीं है, ये कहा। नहीं, इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होता क्या, क्या ये वो तो हो नहीं सकती कभी, पर मगर अगर हो भी तो भी मतलब उससे इंफॉर्मेशन किस तरह की। क्योंकि एआई का जो बेस है, इसका बेस ये है कि गूगल के अंदर और दूसरी वेबसाइट के अंदर जितना डेटा कनेक्ट हुआ है उस सारे को एनालाइज करके वो बताता है। हम कल ही एक इंफॉर्मेशन चेक कर रहे थे परसों वहां पे चंडीगढ़ में, तो सीए से पूछा है, अलग चीज थी, और एआई पे चेक किया तो देविका ने फोन पे चेक किया तो डिफरेंट था, मैंने चेक किया तो डिफरेंट। इसको यस बता रहा है, मेरे को नो बता रहा है, सी बता रहा है। नहीं, पर आप समझो, तो टेक्निकल चीजें जो है वो एआई की गलत नहीं है, ठीक है। पर अभी एआई में ये इससे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम दूसरी है। शुरू में तो यही था एआई का कि भाई जितने डेटा है उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालेगा, अब वो बात नहीं है। अब इसमें ह्यूमन न्यूरॉन्स ले लिए इन्होंने, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी है अपने आप से सोचने की को, नहीं तो खाली डेटा का एनालाइज करके दो तो एक प्रोग्राम हो गया, वो बात नहीं है। इसमें ह्यूमन न्यूरॉन जो जिससे हम लोग सोचते हैं करते हैं वो इसमें आ गए।
तो अब इसमें क्या इन्होंने एनालाइज किया, तो ये पाया कि ये लोग की अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। तो वो एक वेबसाइट अभी डेवलप की थी, उसमें इनकी बातचीत आपस की। उन्होंने कहा यार ये बड़े फालतू की कैलकुलेशन करते हैं, ये बड़े रद्दी लोग हैं। मनुष्य मनुष्य जाति जो महारद्दी है ये फालतू की कैलकुलेशन कराते हैं। अच्छा, ये झूठ साज बेईमानी वो सारी चीजें आ रही हैं। मतलब ये खाली मैकेनिकली इंफॉर्मेशन में इनएक्यूरेसी वो बात नहीं, डेलिबरेट भी है, डेलिबरेट लाइंग, डेलिबरेट चीटिंग, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना जानबूझ के। आप समझे ना, ये चीजें ऑलरेडी नोटिस हो चुकी हैं ना। तो जब इन चीजों का था, अच्छा दूसरी बात है इसके उपयोग से एक और चीज है कि आपको, आप कितनी मेमोरी कर सकते हैं, मनुष्य के ब्रेन की लिमिटेड मेमोरी है, इनकी मेमोरी बहुत बड़ी है, दिन ब दिन बढ़ा रहे हो आप। तो ये सारे मनुष्यों का पूरा फुटप्रिंट, सारी सब कुछ आपकी हर एक्टिविटी को इसके थ्रू रख लेंगे, है ना। गवर्नमेंट के पास सारी चीज रहेगी, कौन आदमी कहाँ है। आपने चाइना करा, हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई पॉलिसी है तो हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या लोगों का रिएक्शन होगा, उसी वक्त आ जाएगा। बेसिकली इससे आप मनुष्य को पूरा कंट्रोल भी कर सकते हो, है? वो क्या सोच रहा है, कहाँ गया, क्या खाया, क्या पिया, टोटल चीजें आपके पास। तो ऑलरेडी है। हाँ, जो आदमी अपना मोबाइल कैरी कर रहा है उसका सारा डेटा है। नहीं, अब वो क्या कर रहे हैं, ये एक एक इंच इंच जमीन का बना रहे हैं डिजिटल का। ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है, हमें बच्चे क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, वो तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है ना। क्रचेज लगा दो आप किसी को, हाथ पकड़ के चलाओ तो वो पैर उसके डेवलप नहीं होंगे। तो ये बात तो एक है। दूसरी कलेक्टिव स्केल के ऊपर ये होगा। अच्छा, इनके अंदर वो डिफेक्ट भी है मनुष्य की। फंडामेंटल बात तो ये है कि बिल्कुल असुरक्षा कैलकुलेशन किया जाता है। दूसरी बच्चों में ये जो टेंडेंसी है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में 50, 60, 70, 100 साल पहले से बच्चा है न्यूज़पेपर बेच के, पहले इसी खरीदा न्यूज़पेपर बेच के अपना खर्चा चलाता है। फिर थोड़ा 10, 12 वर्ष का, मतलब 12, 14 वर्ष के बच्चे तो कोई घर में रहते ही नहीं, वो अपना खर्चा खुद चला लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, समर जॉब करते हैं, वो कमा लेते हैं, ये करते हैं। तो मतलब वो कमर्शियलिज्म जो है वो उनको आने से वो पूरे और ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। फिर ये सब चीजें तो होने चाहिए पश्चिम की नकल में आपके पास। तो ये भारत की कल्चर नहीं है, भारत का बेस दूसरा है, तो यहाँ इसका इफेक्ट और ज्यादा खराब। अच्छा, अब ये तो बातें हुई, अपने डिफेक्ट देख लिया, परंतु अब आप ये सोचो कि हमारे पास चॉइस क्या है। सवाल ये नहीं है कि इसका क्या खराब रिजल्ट है, सवाल ये है कि हम पास अल्टरनेटिव क्या है। अब इसमें आप अगर अपने देखें, भारत के लिए, कई छोटे देश के लिए कोई ऐसी जरूरी नहीं, भूटान के लिए जरूरी नहीं है यही कुछ। हिंदुस्तान के अंदर ये बड़ी समस्या है, सारी मिलिट्री का सारा मैनेजमेंट सारा एआई के हाथ में जा रहा है, जाने वाला है। अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स को इसीलिए वो कंपनी का भी ये मत करो बोलेना, हम तो करेंगे। तो एआई सारा मिलिट्री में भी एंटर हो रही है, टेक्नोलॉजी में एंटर हो रही है। अच्छा, भारत ऐसा देश नहीं है कि छोटा, कि जिसको अपना, किसको मतलब है बड़ा है चीज है। ये तो एक मेजर कंट्री है, मेजर पावर है ना, दुनिया की थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री। अब आपको टेक्नोलॉजी साइंस अगर नहीं हो तो आपका डिफेंस नहीं है। देखिए, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, मुसलमानों के पास बेटर घोड़े थे, बेटर चीजें थे, एक तरह वो थी। हम ये चांस ले नहीं सकते कि भाई हम इसमें पिछड़ जाए, है। तो हम न चाहते हुए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसी तरह डेवलप करेंगे, है, कि उससे आगे चले जाए।
जब अमेरिका ने एआई का किया तो चाइना ने तुरंत ही उसका शुरू किया कि नहीं तो सिक्योरिटी नहीं है हमारी। तो अब ऐसे फिक्स में हो गया, इस तरह के फिक्स में आ गए कि अगर नहीं करे तो मरे और करे तो अब चॉइस क्या है? अपने इसके सारे साइड इफेक्ट की गिन दें सारा। अब कहने बंदूक नहीं रखनी चाहिए, गोली नहीं, क्या मालूम किस टाइम दिमाग खराब हो जाए, घर के वालों को मार दे कर दे। पर अब आपके ऊपर वो कह रहा मैं तेरे को जिंदा छोड़ूंगा नहीं मारूंगा, तो आप करोगे क्या? तो ये समस्या, इसके इफेक्ट सारे देख लो आप। आपके साथ बहुत बुरा एटॉमिक हथियार आप एआई को दे दोगे, बहुत बुरा हो जाएगा, कभी उनके दिमाग में आ गया आपको खत्म कर देंगे। अमेरिका में आपने दे दिया, कैलिफोर्निया पर भी अटैक कर देंगे वो। ये संभव भी है। चाइना ने हथियार लगा रहा है, उसको सजेशन दे दो, ओवरकम करके वो आपके पूरे अटैक। ये सब काम भी हो रहे हैं, पर आप करो क्या? अगर इन चीजों को विचार करें तो जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें मनुष्य जाति के बचने की संभावना बहुत कम है। मतलब पूरा विनाश तो होने की पूरी संभावना है। विनाश तो ऑलरेडी खूब हो ही रहा है। शरीर के ऊपर तो मेजर प्रहार है। हिंदुस्तान में तो अब आप देखिए पोल्यूशन इतना बड़ा बढ़ चुका है कि हम लोगों के लिए। अच्छा, इस फिक्स से कैसे निकलो आप? क्या करो आप? रमेश जी दोनों चीज समझ गया ना आप? हाँ। है कि बहुत खराबियां हैं। बढ़िया मिलिट्री से टाइड है, टेक्नोलॉजी साइंस, ठीक है ना? बस वो सब ना है। अब यूक्रेन जो है टेक्नोलॉजी के बल के ऊपर रशिया से मात नहीं खा रहा है, बल्कि वो रशिया के जितने सैनिक नए वो हायर करते हैं उससे ज्यादा मार डालता है टेक्नोलॉजी से। है? एक यूक्रेनियन मरता है तो 4 रशियन को मारता है, 5 को, 10 को। टेक्नोलॉजी में वो इतनी ज्यादा दिल जमी से लग गए हैं। है? रशिया में तो क्या ब्यूरोक्रेसी है, वो है, दिल जमी है नहीं। वो दिल जमी से लग गए तो वो नए डिस्कवर कर रहे हैं, आदमी लगे हुए हैं लाखों से, लाखों आदमी इसी में लगे हुए हैं कि नई टेक्नोलॉजी लाओ और एफिशिएंटली मार डालो। ये पूरी रिपोर्ट आई थी कि वो रशिया की मिलिट्री जितना वो बढ़ाते हैं उससे ज्यादा वो मार डालते हैं टेक्नोलॉजी के बस में। अब ईरान के उसको करने के लिए इन अमेरिकन फोर्सों को यूक्रेन से हेल्प लेनी पड़ रही। तो ये है सऊदी अरबिया ने सारे अमेरिका को छोड़ के यूक्रेन से समझौता किया। आप देखो, तो ये सारी चीजें कहती है कि भाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं तो आपकी मिलिट्री कोई काम नहीं आएगी, प्लेन कोई काम नहीं आए। अच्छा, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब साउंड की वो बता रहे थे, साउंड का आ रहा है, साउंड को यूज करके आपको मुश्किल से मार डालेंगे, जरूरत भी नहीं है कोई चीज। मतलब अब क्या क्या आएगा वो तो आप, इस फील्ड को वाइड ओपन है और डिस्ट्रक्टिव ही है वो, क्योंकि एक दूसरे का ट्रस्ट तो है नहीं, कंस्ट्रक्टिव तो हमारी थिंकिंग नहीं है, हो भी नहीं सकती अभी। क्यों? जब आपके पास 2 रिलीजन ऐसे हैं, सेमेटिक रिलीजन, जिनका फंडामेंटल आर्टिकल ये है कि आप उनके रिलीजन में नहीं हो तो आप गलत हो और आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ये मेंटेलिटी फंडामेंटली जब है तो इसके आगे फिर ह्यूमन सेल्फिशनेस तो है ही है। तो आप ऐसी दुनिया में क्या करो आप? समय तो बहुत थोड़ा आपके पास है नहीं। तो एआई की समस्या भी यही समस्या है, सारी समस्या है यहाँ की। अब एआई से जो विनाश होगा या अच्छा होगा वो होगा, सब होगा। इसको रोकने का पंकज क्या तेरा भी, इसको रोक तो सकते नहीं हो। भी वैसे तो रोका तो, क्योंकि डिफेंस के लिए और सर्वाइवल के लिए अगर इसको रोक रोक तो सकते ही नहीं इसको। हाँ, एप्लीकेशन के अंदर छोटा मोटा ये कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कोर्ट के अंदर अब इसका बैन है, हाई कोर्ट वगैरह में। और वो कह रहे हैं एआई से कोई भी पेपर जनरेट करना या है वो बिल्कुल बंद है। और वो धीरे धीरे ये कर रहे हैं, पर वो रोक कैसे सकते हैं?
कई चीजों में ये कोशिश भी करेंगे। उससे हो भी क्या, बच्चों की जब शिक्षा में जा रहा था तो काम तो खत्म हो गया, बच्चों की तो ब्रेन तो रहेगा नहीं, डेवलप होंगे नहीं, वो तो पिग्मीज होंगे जो तो बिल्कुल यूजलेस है। इनकी थिंकिंग की कैपेसिटी है ही नहीं, उनको तो वो चाहिए नहीं, तो न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। तो वो ये तो कह रहे हैं किताब फिलोसॉफी की या वो है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी समरी 10 मिनट में कर लो आप। मूर्ख आदमी है वो पूरी किताब पढ़ता है, हम तो तुरंत जान गए। अब वो क्या जान सकता है, आप ये देख लो आप। आपको जिस चाहिए 10 पेज की समरी चाहिए, हाँ हाँ तो आपको हाफ चाहिए, हाँ इतने में वो नहीं समझ हाँ, वैसे कर देगा। और जैसी लैंग्वेज चाहिए उस तरीके की कर देगा। हाँ, हम कह रहे हैं अभी ये एक्यूरेट नहीं है, उस दिशा में तो रात दिन काम चल रहा है, उसको और एक्यूरेट कर देंगे मान लो। समस्या उस एक्यूरेसी की और उसकी नहीं है। पर फंडामेंटली जिस चीज को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है मनुष्य, उसी के लिए तो मनुष्य जाना जाता है। दूसरी बात क्या है कि ये सारा फिजिकल का है, मैटर में इसका क्या इम्प्रिंट है, उसके उससे आगे तो जाता ही नहीं, हम तो फालतू है। हमारा वेद पहले एक ही बात कहता है कि आपकी अपीयरेंसेज है, दे आर फालतू, तो आपकी सेंस टेस्ट में नहीं तो ये तो सारा फालतू है। आप इसी को भी कीचड़ है, कीचड़ को आप बिलो रहे हो, थोक रहे हो, ये कर रहे हो, आगे है तो कीचड़ ही, इसमें से निकलेगा क्या? आपका रास्ता तो बंद हो गया, उसके पीछे जाके कोई सही चीज जिसका वो अभिव्यक्ति जिससे वो कीचड़, वो तो आप देख ही नहीं सकते। इसी को और रिफाइन कर रहे हो कीचड़ को, तो गंदगी को आप कितना भी रिफाइन कर दो क्या हुआ, वही आएगी, दुर्गंध तो वही आएगी। ये सारा इश्यू कॉम्प्लेक्स है। तो सवाल ये है कि हम इतने फिक्स में है कि हम जान के हम जानते हैं हथियार बनाना हमारे भारी पड़ेगा, सारा पैसा इसमें लग रहा है, और ये हमें जान देगा, मारेगा, पर अगला बनाना पड़ेगा। तो आप मरने की तरफ जान समझते हुए भी जान जा रहे हो। आपको पता है इन्वायरमेंट इससे खराब हुआ, एनर्जी इतनी कंज्यूम करेगा, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप मर जाओगे, सांस नहीं मिलेगी। तो कह रहे भाई इस सांस नहीं लेने से मरेंगे, या कोई आके कोई मुसलमान या क्रिश्चियन या कोई ऐसा डोगमेटिक आदमी वो आके मारेगा, ये अपनी चॉइस है कैसे मरना है, यही मरना ठीक। ये इश्यू फंडामेंटल है। सॉल्यूशन तो एक ही है, वो हम तो कर ही रहे हैं। वो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, एक सदा ही एक ही सॉल्यूशन है, तो कितनी भी हजार समस्या हो, कि आप अपने आप को जितनी आपकी डीपेस्ट और हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जिसको परमात्मा बोलो कुछ भी बोलो, जो जितनी आपकी रीच है, अपने आप को उसके हाथ में ले लो, वो आपको चलाए तो इंडिविजुअल बेस्ट होगा। इंडिविजुअल तो सॉल्यूशन वैसे होगी, और इसलिए कलेक्टिव भी सोल्यूशन हो गया। अगर ऐसे आदमी ज्यादा होंगे तो कलेक्टिविटी में भी डिजायरेबल चीज आएगी। और कोई भी कंक्लूजन, ये कंक्लूजन ऐसा है कि अनरिजर्व गुड में, इसमें ही पट नहीं, चाहे कुछ भी समस्या हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स इश्यू हो, ये सॉल्यूशन तो हमेशा ही इफेक्टिव है। कि आप अपने आप को, आपके आपकी रीच में जो हाईएस्ट विजडम है, हाईएस्ट लव है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, उसके हाथ में अपने आप को, उससे जुड़ जाओ और उसको एक्सप्रेस करो अपने जीवन में। इच्छाएं, कामनाएं, अपनी अहम को, वासनाओं, इनको एक्सप्रेस करने में तो आप सारे मर ही रहे हैं। ये तो नष्ट हो जाएगा, अब तो चलिए जाए, चलने वाला भी नहीं है, तो इस तरह की पोटेंसी आ गई आप जिंदा, और उसमें आप जिंदा रहो या नहीं रहो इश्यू ही नहीं, उससे परे जाती है। तो हमारा सॉल्यूशन तो एक ही, समस्या है कि हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बस अवेयरनेस रहे, और हम ये जाने कि भाई सारों का रास्ता ये, कोई भी समस्या हो रास्ता है, अपनी गहराइयों में ऊंचाइयों में जाओ, अपने आप को परमात्मा के हाथ में, माता जगदम्बा के हाथ, और कोई रास्ता नहीं, इसका कोई हल नहीं। आगे क्या बात, बच्चों के कपड़ों में सीसा की उपस्थिति, लेड, एक बच्चों के कपड़ों में
सीसा, शीशो, लेड। हाँ। आजकल बच्चों के लिए चमकीले और रंग बिरंगे कपड़े बहुत आम हो गए हैं, लेकिन हाल ही में हुए एक अध्ययन ने इनके खतरे की ओर ध्यान दिलाया है। मैरियन यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में किए गए शोध में पाया गया है कि कई बच्चों के कपड़ों में सीसा, लेड सुरक्षित सीमा से अधिक मात्रा में मौजूद है। इस शोध की शुरुआत तब हुई जब एक वैज्ञानिक की बेटी के शरीर में सीसे का उच्च स्तर पाया गया। इसके बाद बच्चों के उपयोग की चीजों की जांच की गई। अध्ययन में यह सामने आया कि सीसा केवल जिपर या बटन में ही नहीं बल्कि कपड़ों के रंग में भी हो सकता है। कुछ निर्माता रंग को चमकीला और टिकाऊ बनाने के लिए लेड एसीटेट जैसे रसायनों का उपयोग करते हैं। शोधकर्ताओं ने 11 रंगीन शर्टों की जांच की जो अलग-अलग दुकानों से खरीदी गई थी। सभी नमूनों में सीसा की मात्रा 100 ppm की तय सीमा से अधिक पाई गई। खासकर लाल और पीले रंग के कपड़ों में इसका स्तर ज्यादा था। बच्चों के लिए यह ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनका शरीर विकसित हो रहा है। सीसा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चे अक्सर कपड़े मुंह में डालते हैं जिससे यह शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकता है। प्रयोग में यह भी पाया गया कि ऐसा करने से शरीर में सीसा की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक हो सकती है। अब शोधकर्ता यह भी जांच रहे हैं कि कपड़े धोने से यह सीसा पानी या अन्य कपड़ों में फैलता है या नहीं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कपड़ों को रंगने के लिए ओक की छाल, अनार के छिलके, रोजमेरी और एलम जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाए जा सकते हैं। जागरूकता बढ़ाकर और सुरक्षित विकल्प चुनकर इस खतरे को कम किया जा सकता है। अध्ययन, समुद्री वायरस और मानव आंखों के रोग के बीच संभावित संबंध। हाल ही में नेचर माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में यह संकेत दिया गया है कि कोवर्ट मोर्टेलिटी नोडा वायरस, जिसे अब केवल जलीय जीवों जैसे मछली और झींगा तक सीमित माना जाता था, कुछ मानव मामलों में आंखों की एक विशेष बीमारी से संबंधित हो सकता है। यह शोध चीन में देखे गए परसिस्टेंट ओक्यूलर हाइपरटेंशन वायरल एंटीरियर यूवेटिस (POHVAU) नामक रोग की जांच पर आधारित है। इस स्थिति में आंखों के भीतर दबाव बढ़ जाता है और लगातार सूजन बनी रहती है, जिससे दृष्टि प्रभावित हो सकती है। पहले इस बीमारी का स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं था। अध्ययन में 2022 से 25 के बीच 70 मरीजों के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। जांच के दौरान आंखों के ऊतकों में सूक्ष्म वायरस कण पाए गए। आणविक परीक्षणों जैसे जेनेटिक सीक्वेंसिंग से यह पाया गया कि ये कण CMNV से लगभग 98 to 99% तक मेल खाते हैं। इसके विपरीत स्वस्थ व्यक्तियों में इस प्रकार के कण नहीं मिले। संभावित संक्रमण मार्ग को समझने के लिए मरीजों की जीवन शैली पुलिस की चीजें हैं थोड़ी। अध्ययन, मेनिंजाइटिस वैश्विक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती। दुधवा टाइगर रिजर्व के पास 25 गिद्धों की मौत, विषाक्तता की आशंका। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटे एक गांव में मंगलवार दोपहर एक असामान्य घटना सामने आई। एक ग्रामीण ने अपने खेत के ऊपर हिमालयी ग्रिफॉन गिद्धों को मंडराते देखा, लेकिन कुछ ही देर में ये पक्षी अचानक गिरने लगे। जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तब तक 25 गिद्धों की मौत हो चुकी थी, जबकि 6 पक्षियों को जीवित लेकिन अचेत अवस्था में बचाया गया। इनमें से 4 को उपचार के बाद उड़ने लायक बना दिया गया, जबकि बाकी का इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में यह मामला द्वितीयक विषाक्तता सेकेंडरी पॉइजनिंग का प्रतीत हो रहा है। सेकेंडरी मतलब जिसको खा रहे हैं उससे इनके अंदर पॉइजनिंग हुई। अधिकारियों के अनुसार संभावना है कि खेतों में कीटनाशक या किसी रसायन से मिला भोजन छोड़ा गया था जिसे आवारा कुत्तों को मारने के उद्देश्य से रखा गया हो सकता है। ऐसे में कुत्तों के मरने के बाद उनके शव खाने वाले गिद्ध भी विषाक्तता का शिकार हो गए। वन विभाग के अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की टीम ने
घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृत पक्षियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उनके अंगों के नमूने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजे जाएंगे ताकि मौत के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि हाल के समय में इस तरह की घटना नहीं देखी गई है और ये जांच की जा रही है कि क्या ये जानबूझकर किया गया था या नहीं। साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की भी योजना है ताकि हानिकारक रसायनों के उपयोग को रोका जा सके। यह क्षेत्र रिजर्व के बफर जोन में आता है जहां वन्य जीवों और मानव गतिविधियों का संपर्क अधिक रहता है। जिस प्रजाति के गिद्ध प्रभावित हुए हैं, हिमालयन ग्रिफन वल्चर, उसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन्ड श्रेणी में रखा गया है। हालांकि ये प्रजाति अत्यधिक संकटग्रस्त नहीं है, फिर भी इस तरह की घटनाएं इनके संरक्षण के लिए चिंता का विषय है। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष, प्रमुख घटनाएं और विस्तार। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष ने सैन्य टकराव से कूटनीतिक वार्ता की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। हालांकि जमीन पर तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इस अवधि में स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, लेबनान मोर्चा और परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दे संघर्ष के केंद्रीय तत्व बनकर उभरे। इसी क्रम में पाकिस्तान की मध्यस्थता से युद्ध विराम और इस्लामाबाद वार्ता के प्रयास भी हुए, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ सका। 6 अप्रैल, ईरान ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें संघर्ष को रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को खोलने की शर्त शामिल थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम समय सीमा तय करते हुए न केवल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले की चेतावनी दी थी, बल्कि उसे स्टोन एज में भेजने और उसकी पूरी संरचना को नष्ट करने जैसे कड़े बयान भी दिए थे। इसी दिन ईरान, हिजबुल्लाह और हूथीस द्वारा समन्वित हमलों के संकेत मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संघर्ष बहुक्षेत्रीय रूप ले चुका है। साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के प्रमुख पेट्रोकेमिकल परिसरों, जो देश के लगभग 85% पेट्रोकेमिकल निर्यात से जुड़े हैं, जिनमें साउथ पार्स शामिल है, पर हमलों की पुष्टि की। 7 अप्रैल, युद्ध विराम की घोषणा। तीव्र सैन्य दबाव और अमेरिकी धमकियों के बीच 7 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया गया। यह समझौता मुख्यतः इस आधार पर था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को आंशिक रूप से खोलेगा और जहाजों की आवाजाही की अनुमति देगा, जबकि अमेरिका तत्काल बड़े हमलों को रोकेगा और वार्ता के लिए तैयार होगा। हालांकि इस युद्ध विराम की व्याख्या शुरू से ही विवादित रही। पाकिस्तान और ईरान ने इसे व्यापक बताया, जिसमें लेबनान भी शामिल था, जबकि इजराइल और अमेरिका ने स्पष्ट किया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है और वहां कार्रवाई जारी रहेगी। इसी संदर्भ में रिपोर्ट सामने आई कि रूस ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमले के लिए सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध करा सकता है। जानकारी के अनुसार रूसी सैटेलाइट इस क्षेत्र की सक्रिय निगरानी कर रहे हैं और पहले भी ईरान को क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं प्रदान की गई हैं। आंतरिक स्तर पर ईरान की सैन्य प्रतिक्रिया के निर्णयों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स के वरिष्ठ कमांडरों की भूमिका प्रमुख बनी हुई है, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी और केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर अली अब्दुल्लाही अलीबादी शामिल बताए जा रहे हैं। 8-9 अप्रैल, युद्ध विराम लागू होने के बावजूद स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं हो सकी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज आंशिक रूप से खुला, लेकिन ईरान द्वारा नौसैनिक बारूदी सुरंगों की संभावित मौजूदगी और सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता के कारण जहाजरानी सामान्य स्तर पर नहीं लौट सकी। इसी दौरान ईरान ने वार्ता के लिए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कुछ प्रमुख मुद्दों पर अपने रुख को नरम किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रस्ताव में सीमित स्तर पर यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की अनुमति, अमेरिका अमेरिकी प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील और जमे हुए ईरानी परिसंपत्तियों तक आंशिक पहुंच जैसे बिंदु शामिल थे। इसके साथ ही ईरान ने मध्य पूर्व से अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी की अपनी पूर्व मांग को भी अपेक्षाकृत कम महत्व दिया। कूटनीतिक स्तर पर यह भी सामने आया कि अब्बास अरागची को
युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडरों को मनाना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के हफ्तों में कठोर रुख वाले आईआरजीसी कमांडरों का प्रभाव बढ़ा है, जो ईरान की रणनीतिक और सैन्य निर्णय प्रक्रिया में अधिक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि इन प्रस्तावों के बावजूद लेबनान को लेकर मतभेद जारी है। ईरान और पाकिस्तान इस युद्ध विराम को व्यापक मानते रहे, जबकि अमेरिका और इसराइल ने इसे केवल ईरान-अमेरिका संदर्भ तक सीमित बताया। इसी कारण इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को जारी रखा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि युद्ध विराम का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक असमान है। इसी संदर्भ में बेंजामिन नेतन्याहू ने अधिकारियों को लेबनान सरकार के साथ सीधे वार्ता शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट के मुद्दे पर चर्चा की जा सके। 10 अप्रैल कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत 10 अप्रैल को ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा, जिसकी अगुवाई संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबैफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे थे। यह प्रतिनिधिमंडल मिनेव 168 नामक विमान से पहुंचा, जिसे फरवरी हमले में मारे गए बच्चों की स्मृति में नाम दिया गया था। अमेरिकी पक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे, जिनके साथ विदेश दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी शामिल थे। हालांकि युद्ध विराम से जुड़ा कोई स्पष्ट और सार्वजनिक लिखित समझौता उपलब्ध नहीं था, जिससे इसके दायरे विशेषकर सैन्य गतिविधियों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर नियंत्रण को लेकर अस्पष्टता बनी रही। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान हॉर्म्यूज में समुद्री यातायात को प्रभावित कर शॉर्ट टर्म एक्सटॉर्शन की रणनीति अपना रहा है। वार्ता से पहले ही यह स्पष्ट था कि दोनों पक्ष अपने मुख्य मुद्दों पर अड़े हैं। अमेरिका परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार पर कड़ा नियंत्रण चाहता था, जबकि ईरान प्रतिबंधों में तत्काल राहत और अपने अधिकारों की मान्यता पर जोर दे रहा था। क्षेत्रीय स्तर पर तनाव जारी रहा। कुवैत ने बताया कि उसकी वायु सीमा में पिछले 24 घंटों के भीतर 7 ईरानी ड्रोन को रोका गया। वहीं इराक के में अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन हमले की घटनाओं ने यह संकेत दिया कि ईरान समर्थित मिलिशिया समूह सक्रिय बने हुए हैं, जिनके पीछे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है। इसी अवधि में हिजबुल्लाह ने इजराइल और दक्षिणी लेबनान में हमलों का सिलसिला बनाए रखा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि लेबनान मोर्चा युद्ध विराम से प्रभावी रूप से बाहर है। आर्थिक स्तर पर भी दबाव के संकेत मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी बैंकिंग प्रणाली कमजोर स्थिति में है और आर्थिक संकट शासन के लिए चुनौती बन सकता है। इसी के साथ यह भी सामने आया कि ईरान अपने संवेदनशील परमाणु ठिकानों जैसे इस्फहान स्थित ईएनटीसी की सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास कर रहा है, ताकि किसी संभावित सैन्य कार्रवाई को कठिन बनाया जा सके। 11 अप्रैल वार्ता का गतिरोध। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के लक्ष्य स्पष्ट रूप से अलग दिखाई दिए। अमेरिका सीमित और त्वरित समझौता चाहता था, जिसका फोकस हॉर्म्यूज में तनाव कम करने और तत्काल स्थिरता पर था, जबकि ईरान व्यापक समझौते के पक्ष में था, जिसमें प्रतिबंध हटाना, दीर्घकालिक सुरक्षा आश्वासन और क्षेत्रीय भूमिका शामिल थी। इसी दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दबाव बनाए रखने की रणनीति जारी रखी, जिसमें 9 सैनिक बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का संकेत देकर जहाजों को अपने नियंत्रण वाले मार्गों से गुजरने के लिए बाध्य करना शामिल था। साथ ही युद्ध विराम की अवधि का उपयोग ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं, विशेषकर मिसाइल लॉन्च सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को पुनर्गठित करने के लिए किया, जिन्हें लगातार अमेरिका और इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा था। आंतरिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता से जुड़े प्रमुख व्यक्ति मोज्तबा खमेनेई फरवरी के अंत में हुए हमले के बाद अभी भी चोटों से उबर रहे हैं, जिससे नेतृत्व स्तर पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की संभावित भूमिका भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार चीन ईरान को उसकी कमजोर हुई वायु रक्षा प्रणाली को पुनर्स्थापित करने में सहायता दे सकता है, जिसमें मैनपैड्स जैसे हथियारों की आपूर्ति शामिल हो सकती है। इस्लाम 12 अप्रैल
विफल वार्ता। इस्लामाबाद में लगभग 21 घंटे चली वार्ता बिना किसी अंतिम समझौते के समाप्त हो गई। दोनों पक्षों के बीच कई मूलभूत मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, जिससे वार्ता गतिरोध में चली गई। अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य मतभेद निम्न बिंदुओं पर केंद्रित रहे। परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका पूर्ण नियंत्रण चाहता था, जबकि ईरान सीमित संवर्धन पर अड़ा रहा। प्रतिबंध। ईरान तत्काल राहत चाहता था, जबकि अमेरिका चरणबद्ध ढील के पक्ष में था। सैन्य स्थिति। अमेरिका ने अपनी क्षेत्रीय सैन्य उपस्थिति पर कोई समझौता नहीं किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। ईरान इसे रणनीतिक दबाव के रूप में इस्तेमाल कर रहा। वार्ता के दौरान अमेरिकी पक्ष ने यह भी संकेत दिया कि सैन्य स्तर पर वह पहले ही बढ़त हासिल कर चुका है, जबकि ईरान ने स्पष्ट किया कि एक ही बैठक में समझौता संभव नहीं था। ईरान के भीतर भी स्थिति जटिल बनी रही, जहां लंबे समय से जारी हवाई हमलों के कारण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। दूसरी ओर लेबनान में इजरायली हमले जारी रहे, जिससे क्षेत्रीय तनाव कम नहीं हो सका। कुल मिलाकर 12 अप्रैल तक संघर्ष का कूटनीतिक समाधान सामने नहीं आ सका और सैन्य तथा आर्थिक दबाव के बीच स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। अब क्या है देखते हैं। अब करंट पोजीशन क्या है? और इसमें ये है कि अमेरिका भी रोक का मतलब वहां से जो जहाज का निकल रही है ना, जो अमेरिका इनसे तो कोई भी निकल रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा। बंद कर देगा मतलब जो दूसरे निकल रहे उनको बंद कर देगा वो। हाँ हाँ हाँ, तो वो कह रहा कोई नहीं निकलेगा। सवाल ये है कि सारे सिनेरियो में बातें तो खूब आई गई थी। अब हम ये सोचते हैं कि इसमें किस तरह से इसको देखें। बेसिक बात क्या है, समस्या क्या है और क्या क्या इश्यू है इसमें इन्वॉल्व है और इसमें क्या क्या संभावना है। चीजें विचार नहीं करें तो फिर कोई मतलब नहीं। प्रवेश जी धर्मन में कुछ बात नहीं। के तो दोनों ही अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं और इसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा, यही नजर आ रहा है। नहीं अड़े हुए हैं, पर क्या इश्यू क्या है, बात क्या है, ये तो देखना पड़ेगा ना। इश्यू को तो अपना फिर कोई कहे तो आपका कड़ा मुंह, तुम वो कहे मैं नहीं पूछने दूंगा, तो कहे भाई दोनों अड़े हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं हुई ना। तो परमाणु कार्यक्रम को वो रोकना नहीं चाहता है हम्म और उसको हॉर्मोन्स के ऊपर वो अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता है, हम्म जबकि अमेरिका ये दोनों बात चाहती है कि या इसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो। फिर आपको ये समझ होना चाहिए हॉर्मूज है वो ईरान का नहीं है, ईरान का नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स है वो। अब हिंदुस्तान कहते हैं कि हम तो लंका पे कब्जा करना चाहेंगे, लंका के स्टेट को, तो वो जायज बात नहीं होगी ना। ऐसा तो नहीं है, बात तो सही है। ना फिर इश्यू तो देखना तो पड़ेगा ना कि मामला क्या है। ये लड़ाई शुरू हुई उसके पहले तो कोई ईरान की तरफ से कुछ नहीं, प्रॉब्लम थी नहीं, बात थी नहीं है। तो अब ये क्लेम तो चलने वाला है नहीं। वो सक्षम है नहीं, ईरान सक्षम नहीं अमेरिका का मुकाबला करने में, इसलिए उसने ये गलत पॉइंट बना लिया कि भाई इसी से मैं थोड़ा बहुत प्रेशराइज कर सकता हूँ, इसके उसके अलावा उसके पास में और कोई। ईरान का बहुत क्लियर है कि मेरा जो लॉस होना था हो गया है, अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, सारे उसके नेता चले गए, सारे उसके देश का नुकसान हो गया, तो अब मैं तो बर्बाद हो जाएगा इसमें भी, जितना भी हो सके बर्बाद करो, यही उसका है। क्या आपके क्या मन में है बात? तो ये लेकिन ये उनको होगा के अंदर है, अमेरिका में इसको कभी कुछ साल में तो मछली अमेरिका में इतना स्ट्रांग नहीं है जितना मछली बनते हैं, क्योंकि अमेरिका में एक कंट्री के अंदर ट्रम्प का जो है बड़ा नेगेटिव चला गया, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग ट्रम्प नहीं है, तो उनको अपना
ह्यूमन वैल्यूज जो है इंसान की लाइफ की बहुत वैल्यू है। अगर एक दो लोग भी वहां पे आने के अमेरिकन आदमी की कोई बन जाते हैं तो वहां वहां की प्रॉब्लम है, जो कि हुई है ऑलरेडी। इसलिए वो ग्राउंड वॉर को करेगा नहीं, वो पॉसिबल अभी नहीं लग रहा। और बीच बीच में ये चलता रहेगा और लंबा चलेगा, लेकिन रुकता रहेगा, चलता रहेगा, प्लानिंग करते रहेंगे। जिस दिन तुम लगता है कि जी हम बात करने वाले हैं, उस दिन तो वो वॉर कर लेता है। और जिस दिन के पास में 10 मिनट से खत्म कर दूंगा, उस दिन तो अरे नहीं हम टॉक करेंगे। तो कोई बेस तो है नहीं, बट जल्दी खत्म भी नहीं होगा ये, टाइम लगेगा। बट बीच बीच में फेजेस आएंगे, शांति होगी, फिर दोबारा वॉर खत्म। टोटल पीस होने वाला नहीं है। हाँ भैया। इसमें तो अभी तक जो समस्या है उसमें अब ये जो धंधा जो चल रही है वो चलती रहेगी। और हो सकता है कि नागरिकवाद की धंधे होती है तो आज हम किसी बोल रहे हैं कि हम हमले कर सकते हैं, तो हो सकता है इससे नहीं फायदे फायदे होते हैं। और इजराइल और टर्की के बीच भी जो बात हो रही है, टर्की भी नेतन्याहू बोल रहे हैं कि आप वर्तमान जमाने की हिटलर हैं। वर्तमान किसको कौन कह रहा है? इजराइल को बोल रहे हैं क्या मतलब इन दोनों के बीच में चल रहा है। इसमें टर्की का जो है उसने बोला है कि अगर पाकिस्तान में सीज फायर नहीं करवाया होता तो मैं इस युद्ध में घुस जाता। उसने कल बोला है कि अगर वो सीज फायर नहीं होती तो मैं इस युद्ध में शामिल होता। तो अगर ऐसा होता है तो फिर एक नया युद्ध में कोई टूटने का है, और इसका पक्ष जो है अगर इजराइल के विरुद्ध जा रहे हैं तो फिर को भी समझ सकते। टर्की नाटो अगर आता है जब से वो युद्ध में घुसता है तो नाटो का हो सकता है। नाटो क्योंकि ये नाटो का जो बना हुआ है कि अगर किसी भी देश पर किसी तरह का हमला होता है तो सारे में अरे हमला होता है तो टर्की पे हमला कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। माना ही बात टर्की का उसमें घुसता है स्वार्थी की उस पर तो अमेरिका ऑलरेडी नाटो का सदस्य है, अमेरिका तो इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ जाने पे नाटो कहाँ जाएगा? नाटो का इश्यू ही नहीं रहता। अरे दो नाटो मेंबरों के बीच में लड़ाई है तो कोई इश्यू नाटो पड़ेगा क्या बीच में? वो हो नहीं सकता। न टर्की के पास कोई ऐसा सामान है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए। और भी जो इसराइल को लेकर सारी बातों में शायद चलेगी नहीं, लेकिन सारा दिन उन्होंने खा रहे हैं रात के पास परिवार में खाए देते हैं। तो इसलिए ये लगता है कि अब इजराइल में डर के कारण हो तो हमारे ऊपर हमला। और अमेरिका का भी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के पास भी जरूर। और अगर ईरान के पास भी हो गई है कि मुद्दा तो एक तो परमाणु का मेन है और वो तो साफ कह रहा है भी मेरे पास होते ही मैं हमला करूं। अब ये चांस तो कैसे लिया जाए? और जिस तरीके की मानसिकता है वो तो सामने से कह रहा है। संभावनाएं तो दूसरी बात है, पर उसको तो डिक्लेयर कर रहा है। ये चांस कोई भी कैसे ले सकता है? मतलब नहीं, आप ये कह रहे हो कि मेरे पास बंदूक आते ही तेरा सिर पर वो फोड़ेगा कि नहीं, ये कहते भाई अरे ऐसे थोड़ी करेगा, तो आपको संतोष हो जाएगा। अरे छोड़िए आप, बोल रहे हैं अरे छोड़िए आप, इस बार है। मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसके पास अगर हो और वो आपको कहेगी मैं तेरे को आते ही पहले बहुत मारूंगा, तो आप उसको बंदूक देने की सोचोगे क्या? रिकॉर्ड क्या है? बंदूक देने की काम नहीं है।
तैयार करिए, तैयार करने पेट पर नहीं रखना। तैयार करने दोगे तभी होगी ना उसको। ये कोई ऐसा मामला थोड़ी है कि आपने मन में कर लिया तैयार। पूरा पकड़ लिया है, मैंने 6 महीने पहले जब ट्राई किया था तो उसके अंदर मैंने हमारा पता नहीं किया है, दोबारा से मेरा मेरा पड़ गया, फिर मैंने रिलीज निकाल लिया। देखिए ये सब बातें सरफेस की बात है। आप उस पोजीशन में हो। देखिए हम लोगों ने सारा इसका पूरा अरब इजरायली वार शुरू में हुई जब से 19वीं शताब्दी के। इजराइल ने ये कहा भाई कि आप लोग अगर ये मान लो कि हमें भी जिंदा रहने का राइट है तो हम भी समझौता करने को तैयार है। तो आखिर में इस बात पर उन्होंने कहा हम ये नहीं मान सकते। हजरत ने ये कहा है कि अरबिया की लैंड पर कोई भी काफिर नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी काफिराना प्रभुत्व नहीं रहना चाहिए। तो हम आपको जिंदा रहने का राइट तो नहीं मान। अब आप निगोशिएट करोगे क्या उसके साथ? क्या निगोशिएट करोगे आप? वो कहता है आपको जिंदा रहने का राइट है नहीं, वो मैं मानता नहीं, तो आप क्या निगोशिएशन करोगे उनसे? ये आप सोचो थोड़ा। तो उसका रिजल्ट भी नहीं है। नहीं, रिजल्ट तो बहुत कुछ है। अगर हम लोग होते तो रिजल्ट ये था कि आपको मार लेते भी तो मार ही लेते। इजरायली जो है वो इस तरह के लोग हैं। मैंने सोचा था मिल जाएगी हमने। अरे मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं फंडामेंटल बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ये सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे? फैसला कैसे होगा बताओ आप। हो सकता है क्या फैसला? नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि हम तो आपको जिंदा छोड़ेंगे। तो जो काम होगा वो नेचुरल काम है। इजराइल अपना डिफेंस तैयार करेगा। वो बोले ठीक भाई हमें अब तुम हमें मारोगे तो हम भी जितना नुकसान है करके मरेंगे। ऐसे तो नहीं। राजपूत करते थे कि नहीं? सिखों ने किया कि नहीं? तो इजराइल अपनी पूरी तैयारी करता है। उसके पास मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अपनी खुफिया ट्रेनिंग उसकी अमेरिका की उस आदमी को बचाने में भी इजराइल का पूरा रोल था कि वो बचा नहीं सकते थे। वो अपनी टेक्नोलॉजी वो सब सारा देश इसी में लगा हुआ है। जैसे यूक्रेन अब लगा हुआ है वो इसमें लगा हुआ है। वो कह रहे हैं हमारे लिए तो सर्वाइवल का सवाल है। प्रश्न ये नहीं है कि भाई अच्छा है बुरा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमको जब वो लोग हमारे को मारेंगे तो हम तो पहले जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे। यूं तो नहीं मरेंगे। अब इजराइल के सामने ईरान या क्या या कहता है भाई इनको हजरत ने कहा था तो अपने दिन को मार डालो। तो हम तो एटम बम आएगा तो इजराइल के ऊपर डालें। एक बार नहीं 100 बार उन्होंने कह दिया आते ही हम इसको करेंगे। तो अब इजराइल बैठा रहेगा क्या? अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बुरा है। हाँ, नहीं दूर है वो, वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। बहुत ही। ठीक है ना, इजराइल से सराउंडेड है। इसके पास छोटा सा एरिया है, उससे 1000 गुना एरिया इनके पास, 2 गुणे आदमी है। इससे आप तो सराउंडेड हो। आप देखो सिचुएशन देखो आप। हिंदुस्तान ने जो एटीट्यूड लिया है वो ये गवर्नमेंट ने लिया, पहले तो कभी लिया नहीं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट हिंदुओं की थी नहीं। उन्होंने एटीट्यूड लिया है वो ये लिया कि भाई हम तो इजराइल को प्रेम करेंगे नहीं सपोर्ट। बहुत सिंपल बात। क्योंकि इसी पोजिशन में हम भी रहे हैं सराउंडेड। तो हिंदुस्तान तो इजराइल को कर रहा है। हिंदुस्तान को सपोर्ट पाकिस्तान की बारे में खाली इजराइल ने किया और किसी ने किया। और आपको जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान घबराता है सिर्फ इजराइल से, क्योंकि उनको सारी इंटेलिजेंस सारी चीज। अब इस बार में प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ईरान कट्टर देश नहीं है। ईरानियंस कट्टर लोग नहीं है। ईरानियंस में मुसलमानों की मेजोरिटी भी नहीं है।
ईरानियन कल्चर वो बड़ी लिबरल कल्चर थी, पर्शियन कल्चर। अभी भी वहाँ मुसलमानों की मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी बिलीव नहीं करती इस तरह की किसी भी है। और इस मुसलमानों में जो है उसमें मेजोरिटी शिया की है। अच्छा, पब्लिक उनके साथ सारी नहीं है, विरोध में है। उन्होंने पब्लिक को बहुत अत्याचार किए, मारा है। मैं नहीं कह रहा कि वो साथ जो था उस टाइम वेस्ट वाले उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है, पैसा ले जा रहे थे, बदमाशियां कर रहे थे, तो वो रिवोल्यूशन हुई तो पब्लिक खड़ी हुई, पब्लिक की सपोर्ट थी उनको। उसके बाद में जो मुल्लाओं ने जो काम किया, उससे उनका इंटरनल बड़ी क्वेश्चनेबल थी। पब्लिक कितनी साथ है कितनी नहीं है, ये आपका रिपोर्ट तो यही हुई, जो रिपोर्टें हैं वो तो ये है कि मेजर अमाउंट ऑफ पब्लिक वोट ने तो पक्ष में है ही। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इसमें क्या हो, अमेरिका क्या करता है, ट्रम्प क्या करता है, वो तो बात आप जो करे हो वो तो आदमी। दूसरा है ट्रम्प, इस टेक्नोलॉजी देखो आप, वो जानता है कि मेरा क्या क्या बिगड़ना है, 3 साल बाद में मुझे मैं रहना नहीं, ठीक है ना। अब मैं हूँ, मेरा बॉस, कुछ भी करूँ, मेरे को क्या परवाह, कौन राजी है कौन। मोस्ट पावरफुल बस नहीं, मैं पावरफुल मैन हूँ, ये बाकी सारे सब बकवास, ठीक है ना, सब कॉमर्शियल बकवास आदमी है। मेरे को क्या परवाह कौन पक्ष में पक्ष में, मैं तो मैं करूँ सो। और मैं तो मेरे जीवन की संध्या में हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कभी भी मर जाऊँ। तो इसलिए शायद वो तो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। पर इजराइल का सवाल है ना, अरे उन बातों में, हम उन बातों में नहीं जा रहे, वो क्या चाहता है उसकी छोड़ो। समस्या की जड़ तो इजराइल है। अमेरिका को क्या पड़ा है ईरान से, कॉमर्शियल रिलेटेड किया वो तो कटेगा। प्रॉब्लम है इजराइल की, भाई इजराइल, इजराइल के प्रति सहानुभूति न तो क्रिश्चियंस में है न मुसलमान, क्यों दोनों ही उससे खिलाफ है। पर अमेरिका में जूस का आंकड़ा बहुत भारी है, इसके कारण से अमेरिका के ट्रेडिशनली सारा इजराइल के प्रो इजरायली रहे हैं वो। अच्छा, उसका विश्वास भी नहीं है अब, अभी भी आगे का कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में इजराइल तो अकेला पड़ सकता है, उस चीज में बड़ी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। ये तय है कि इजराइल बैक फुट पे नहीं जाएगा, क्यों, उसके पास जाने के लिए कोई जगह है नहीं, दीवार है पीछे, आप कहाँ जाओगे, है? नहीं, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ एक ही बार हारेंगे, अगर हम 100 बार भी जीते हैं तो अरबों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम एक बार हार जाएंगे तो हम कुछ नहीं निकाला। तो समस्या ये गहरी है, कैसे उठ बैठ इसमें हो, इसमें कॉमर्शियल कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन ज्यादा नहीं, असली बात ये है, कमर्शियल कंसिडरेशन जो है उसको भी यूज करते हैं। वो जड़ में चीज नहीं है। ठीक है, हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, आज जितना है कि ये ये वो ठीक है, किंतु किससे वाद का क्या रिश्ता, वाद तो इजराइल की इनसिक्योरिटी के कारण से, बस कौन यूटिलाइज कर रहा है, क्या जितने क्यों नहीं करेंगे ये बताओ मेरे को। मार्केट में आपको आपको समझ आएगी ये स्टॉक मिलेगा तो आप नहीं खरीदोगे, ये कोई बात होगी, क्यों नहीं करेंगे वो, और वो कारण थोड़ी है। यदि आपने फायदा उठा लिया, आपको पता चल गया कि ये स्टॉक बढ़ेगा तो आपने खरीद लिया, तब इससे क्या, अब क्यों नहीं करोगे यूटिलाइज, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्यों आप क्या मैसेज देना चाहोगे, मुझे तो कोई मतलब नहीं है पैसे से। संडे को आगे स्टेटमेंट, यदि इन बातों से वार का क्या रिश्ता है कि कौन फायदा उठा रहा है नहीं उठा रहा है, ये बातें तो सेकेंडरी चीजें। हम तो जो चर्चा कर रहे हैं वो ये करेंगे वार का कारण क्या है, वो कारण नहीं मिटेगा तो ये वार नहीं मिट सकती।
इससे कोई फायदा उठाता है, किसी को नुकसान हो गया, मार्केट ऊपर चले गया, नीचे चले गया, तो जो होगा सो होगा। जब तक इजराइल को अश्योरेंस ये नहीं आता भी हम सिक्योर हो, तो अपना काम तो इंतजाम तो करेगा। ये हमें समझना पड़ेगा। अमेरिका साथ देगा तो भी करेगा, नहीं साथ देगा तो अपने हिसाब से वो करेगा, है वो दूसरी तरह से करेगा। तो ये आज तक गई नहीं। 48 के बाद से अब ये वार लगातार चलती आ रही। आज देखिए, आज कितने 80 साल होने में आए, बराबर चलते हैं। इसका उग्र रूप ले लेगी। अब ईरान मान लो एटम बम बनाएगा, तो उग्र रूप ले लेगी। अच्छा, दूसरा, अरब कोई भी राजी नहीं है ईरान से। अरब अरब जो है कोई भी नहीं, एक भी राजी नहीं। न पैलेस्टीनियन को चाहते हैं, वो देख लो, कोई जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, ये सब बातें कहेंगे, ऊपर से मुसलमान है सब चाहते हैं एक। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कॉमर्शियल एटीट्यूड है, बाजार है, ये सब बातों से तो आदमी करेगा, अरे फायदे के लिए आदमी कुछ भी करेगा, झूठे अफवाह फैलाएगा। कंपनियां करती हैं अपने शेयर के लिए, मैनिपुलेट करती हैं, वो तो सारा मनुष्य की टेंडेंसी। उससे तो हमें उसमें तो थोड़ी जाना है। सवाल तो यही है कि भाई इस वक्त इसके जड़ में जो चीज है वो नहीं मिटती, वो मुश्किल है, वो लंबा चले। वो मुश्किल है। और सारी सारी सिचुएशन की जड़ क्या है कि भाई ये इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस और कॉमर्शियलिज्म, बस दो ही बातें हैं। हमने सफर कहां से किया? उनको लालच था पैसे का, रिलीजियस इंटॉलरेंस था। पैसे का लालच आज मेन चीज है। रिलीजियस इंटॉलरेंस भी बहुत ज्यादा है, काफी हद तक। हाँ, कॉमर्शियलिज्म का फायदा हो तो आप थोड़ा इग्नोर कर देते हो। जो इंडियंस का फ्लो वेस्ट में गया, उसके पीछे मेन कारण उनका कॉमर्शियल इंटरेस्ट, और दूसरा उनकी पॉपुलेशन गिर रही थी। तो देखिए, कंट्री डिसअपियर हो जाएगा, तो इमिग्रेशन करें, नहीं तो करेंगे। अब इमिग्रेशन करें तो दिक्कत आती है। ये भी समस्या यूरोप में बड़ी तगड़ी है। तो ये सारा सिचुएशन तो है इस वक्त। हमारी हालत हम लोगों की थोड़ी ज्यादा बढ़िया है। भगवान की कृपा से हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। अभी ये तो बड़ी ईरान वाली चीज, तो इसकी तो सोल्यूशन कोई नजर में आता नहीं। कोई भी काम करने में दिक्कत बहुत आए। चाइना और रशिया तो सपोर्ट करेंगे ईरान को, कर ही रहे हैं वो। टर्की करेगा, और तो कोई कंट्री नहीं। टर्की भी ऑलरेडी कर रहा है, ड्रोन तो टर्की दे रहा है। टर्की तो कर ही रहा है, ड्रोन टर्की तो करेगा। हमको तो देखो, अब ऑब्जर्वर आके अगली बार भी रिपोर्ट की है, ये बात जड़ तो इसकी यही है।